नमल बाय निमरा अहमद। वक्त के कितने धारों से गुजरना है अभी, जिंदगी है तो कई रंग से मरना है अभी। शादी के जाने के बाद से इतवार के नाश्ते के बर्तन यूं ही मेज पे रखे थे। सदाकत न जाने किन कामों में मसरूफ था। जुमर ने टीवी देखते हुए उसे आवाज़ दी और फिर चाय का कप उठा लिया। दफतन महसूस हुआ बड़े अब्बा मुसलसल उसे देख रहे हैं, मगर वो टीवी की तरफ देखती रही। कैसी रही शादी? निगाहें स्क्रीन पर जमाए जुमर ने हल्के से शाने उचकाए। ये तो चंद बरस बाद पता चलेगा कि कैसी रही शादी। तुम ठीक हो? वो इसकी ख्वाबिदा आंखों को तफक्कुर से देख रहे थे। हमेशा से बेहतर। आखिरी घूंट कप ऊंचा करके अंदर उंडेला और फिर उनको देखा। हल्का सा मुस्कुराई। एक बात पूछूं अब्बा, तुम कब से तमहीद बांधने लगी? जब से ये मालूम हुआ कि मुझे बहुत कुछ मालूम नहीं था। मुस्कुराती आंखों में किरचियां सी चुभन, मगर वो जब्त करके उनकी तरफ पूरी घूम गई। अब्बा, कभी फारस से मेरा रिश्ता मांगा था? बड़े अब्बा के लिए सवाल गैर मुतवक्का था। वो चौंक गए। कुछ कहने की कोशिश की, मगर जुबान ने साथ नहीं दिया। प्रोसिक्यूटर भूरी आंखें सुकेड़ कर गौर से उनके तासुरात देख रही थी। आपने इनकार क्यों किया? बस यही लगा तुम्हारा उसका जोड़ नहीं है। किसको लगा? आपको या अम्मी को? दोनों को। एहतियात से अल्फाज का चुनाव किया। मुझे क्यों नहीं बताया? वो उनकी आंखों में देखती सवाल पर सवाल कर रही थी। जब रिश्ता नहीं करना था तो बताने का फ़ायदा? क्या ये सच है आपने फारस को घर बुलाकर इनकार किया था और बेइज्जती भी की थी? हरगिज़ नहीं। फरहाना ने नुसरत को फ़ोन पर इनकार किया था। घर बुलाने वाली बात किसने कही? उनको शदीद हैरत और सदमे का झटका लगा। जुमर के लबों पर जख्मी मुस्कुराहट आई। अभी तो आप कह रहे थे आप दोनों ने इनकार किया था। बड़े अब्बा चंद लम्हों को चुप होकर रह गए। वो अब थोड़ी हथेली पर रखे दिलचस्पी से इनको देख रही थी। कितनी दफ़ा की गई ख्वाहिश उन्होंने दिल में फिर दोहराई। काश इस लड़की को वकील ना बनाया होता। अब देर हो गई है। इनकार मत कीजिएगा। आपकी मर्जी के बरखिलाफ इनकार की अम्मी ने। आप सिर्फ उनके लिए मेरे दिल में कोई बुरा ख्याल ना लाने को कह रहे थे, क्योंकि आप मुझसे डिस्कस किए बिना कभी इनकार नहीं करते। तुम्हारी अम्मी ने अच्छा फैसला किया मेरे लिए, जो मुझे पता है। मुझे कोई शिकायत नहीं, बस ये जानना चाह रही थी कि क्या उन्होंने मेरा नाम लेकर इनकार किया था। वो रिमोट उठाकर अब टीवी की तरफ रुख कर बैठ गई। बड़े अब्बा हनूज तफक्कुर से उसे देख रहे थे। तुम्हें किसने बताया? हुनैन ने। उसके ख्याल में इनकार मैंने किया था, तुमने तस्दीक नहीं की। जब ख्यालात जहन में इतने रासिख हो चुके हों तो महज अल्फाज से उनकी नफ़ी कर देने का क्या फ़ायदा? वो चैनल बदलते हुए घुंघरियाली लट उंगली पर लपेट रही थी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि फारस शायद इतना भी बुरा नहीं जितना मैं समझती थी। बड़े अब्बा ने चौंक कर उसे देखा। क्या कोई बात हुई है? कुछ खास नहीं। मैं फारस की केस फाइल पढ़ रही थी, ये देखने के लिए कि जज ने क्यों उसको बरी किया। मगर जज हक बजानिब था। कोई भी चीज़ उसको मुजरिम साबित नहीं करती। सरसरी से अंदाज में कहती वो रुक कर कोई हेडलाइन पढ़ने लगी। और तुम भी उसको मुजरिम जानती हो सकता है मैं गलत हूँ। ये सब एक सेटअप हो शायद। उसने हल्के से शाने उचकाए। बड़े अब्बा हैरत से उसे देखते रह गए। तुम्हारे ख़यालात इतनी जल्दी नहीं बदल सकते। कोई और बात है ना? मैंने आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया है अब्बा। वो मुजरिम है या नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं मज़ीद अपने दुखों और महरूमियों का कसूरवार उसे नहीं ठहराऊंगी। मैं शादी से दोबारा मिलने लगी हूँ, ख़ानदान की तकारीब में जाने लगी हूँ। आप यही चाहते थे। और अगला कदम? उसने गर्दन फेर कर उनको संजीदगी से देखा। आप कहेंगे मैं शादी कर लूँ। मैं तो 4 साल से ये कह रहा हूँ। वो चंद लम्हे इनको तकती रही, फिर इस्बात में सर हिलाया, नरमी से, अमन से। ओके, मैं कर लूँगी जब आप कहेंगे, जिससे आप कहेंगे, लेकिन इस दफ़ा मुझसे पूछे बगैर आप किसी को इनकार या इकरार नहीं करेंगे। और ये कहकर वो पुरसुकून से उठ गई। बड़े अब्बा शल से बैठे रह गए।
कितनी देर तो उनका ज़ईफ़ुल दिमाग उलझता रहा, फिर बिला आखिर हैरत की धुन छटी, उम्मीद की किरण छलकी। जुमर ने बहुत अरसे बाद सही उनकी बात मान ली थी। सादी लोगों ने सुलह इसके लिए खुश आइन साबित हुई थी। वो खुशगवार सी हैरत में घिरे हुए थे, समझ नहीं आ रही थी अपनी खुशी किससे शेयर करें। फिर जल्दी से फ़ोन उठाया, उन्हें नुदरत को बताना था। लफ्ज़ों को उसने झूठ सिखाया कुछ इस तरह, सारी अलामतों से मानी भी ले गया। इतवार की दोपहर कतरा कतरा पिघल रही थी। सुनहरी धूप ने नुदरत के रेस्टोरेंट की शीशे की दीवारों को चमका रखा था। नुदरत किचन में आस्तीन चढ़ाए मसरूफ सी खड़ी लड़कों को हिदायत दे रही थी, साथ ही चूल्हों पर पकते पकवानों को देख लेती। इन कामों के दौरान उन्होंने 2 फ़ोन अटेंड किए थे, एक शादी का कि वो फारस के साथ घर पहुंच चुका है, जिस पे नुदरत ने खाना भिजवा दिया, खुद वो कस्टमर्स की वजह से जाने से कासिर थी, और दूसरा बड़े अब्बा का, वही पुरानी बात, जुमर की शादी। अलबत्ता अब के एक शय का इजाफा हुआ था कि जुमर मान गई थी और अब वो चाहते थे नुदरत इस सिलसिले में उनकी मदद करें। नुदरत तब से यही सोच रही थी रिश्तेदारों में कौन सी जगह बात चलाई जा सकती है। तभी काउंटर पर जुनैद अंदर आया। आंटी, वो सब नुदरत को आंटी ही कहते थे। कोई मिसिस कारदार आई हैं, आपका पूछ रही हैं। मिसिस कारदार? ओहो। वो जल्दी जल्दी हाथ धोकर कैप उतारती, दुपट्टा दुरुस्त करती बाहर आई तो शीशे की दीवार के साथ एक कुर्सी पर टांग जमाए सीधे भूरे बालों वाली जवाहरात बैठी थी। वो तेजी से उस तरफ आई। सॉरी, मैं किचन में लगी थी, आपको इंतज़ार करना पड़ा। वो इससे मिलकर ख्वामखा शर्मिंदा हो रही थी। जवाहरात इसी तमकीनत से उलझती बैठी मुस्कुराती रही। नेवी ब्लू लंबी कमीज और सफ़ेद पैंट पहने वो बगैर मेकअप के भी काफ़ी तरोताज़ा और जवान लगती थी। क्या आप घर गई थी? मुझे बताया होता, मैं उधर ही आ जाती। नुदरत सामने बैठते हुए मज़ीद फिक्रमंद हुई। मिसिस कारदार की अब वो क्या खातिर करें, पहली दफ़ा जो आई थी। मुझे कुछ बात करनी थी, इसके लिए यही जगह मुनासिब थी, कहकर वो पहले इधर उधर की बातें करने लगी। शादी की जॉब, रेस्टोरेंट का नफ़ा नुकसान, माली मसाइल। तभी जुनैद जूसेस ले आया। जवाहरात ने स्ट्रॉ रब्बों से छू कर घूंट भरा, फिर सीधी होकर मुस्कुराते हुए नुदरत को देखा। फारिस हम सब की कोशिशों से बाहर आ चुका है, आप यकीनन बहुत खुश होंगी। बाद में सदाकत थी या नहीं, अंदाज ऐसा था कि नुदरत ने एहसान के बोझ तले सर तस्लीम खम किया। आपके साथ का बहुत शुक्रिया। अब आपको उसे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाना होगा, दोबारा शादी, नई फैमिली वगैरह वगैरह। अभी तो वो हिचकिचाएं, अभी तो सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए हैं उसे रिहा हुए। हाँ, मगर दत्ताशा की डेथ को 4 साल हो चुके हैं। फारिस मजबूत आसाब का मालिक है, अब तक इस सदमे से निकल चुका होगा। ये तो है, आपको शायद अब शादी की फिक्र होगी। ओह, और ऐसा करते हुए आप अपने भाई को भूल गई है ना? मुस्कुराकर स्ट्रॉक ग्लास में हिलाते हुए वो नरमी से टोक गई तो नुदरत को ढेरों शर्मिंदगी ने आन घेरा। नहीं नहीं, फारिस की शादी मेरे जहन में थी, मैं बस चाहती थी कि वो ज़रा सेटल हो जाए और फिर वो मान भी जाए। वो तो मान जाएगा, क्यों, कौन अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत नहीं करना चाहता। ओह, आई सी, आपको यकीनन ख़ानदान वालों की परेशानी होगी। सर अस्बात में हिलाते उसने एक और घूंट भरा। नुदरत की आंखें अचंभे से सुकड़ी। ख़ानदान वाले? वो तो फारिस को कातिल समझते हैं ना, वाइफ किलर। मगर लोगों का क्या है, वो तो जुमर की वजह से ऐसा समझते हैं। जुमर की अहमियत है ख़ानदान में। उसने कहा कि ऐसा है तो ऐसा है, मगर आप फिक्र ना करें, किसी जुमर जैसी लड़की से फारिस की शादी करवा दे, सारा मसला हल। नज़ाकत से शाने उचका कर वो दोबारा स्ट्रॉ ग्लास में गोल गोल घुमा रही थी। मस्कारा लगी मुस्कुराती आंखें नुदरत के उलझे उलझे चेहरे पर जमी थी। जुमर जैसी लड़की, सामने की बात है नुदरत। लोगों ने जुमर की बात जुमर की क्रेडिबिलिटी की वजह से मानी। आप कोई इतनी ही आन बान और शान वाली हैसियत वाली लड़की ढूंढे, लोगों को फारिस की बेगुनाही का यकीन आ जाएगा। वो कहेंगे अगर फारिस बुरा होता तो ये रिश्ता उसको क्यों मिलता। ऐसा ना किया तो कल रात फंक्शन की तरह आप कई साल लोगों को सिर्फ जवाब ही देती रहेंगी।
नुदरत के चेहरे पर उदासी बिखरी। कल भी कितने ही लोगों ने सवाल किया था, फारस क्या कभी दोबारा खानदान में सर उठाकर जी सकेगा? थोड़ी झुकाकर वो दिल गिरफ्तगी से बोली, पता नहीं लोगों को कब यकीन आएगा कि फारिस बेगुनाह था। इसीलिए तो कह रही हूँ, उसकी शादी और इसकी इज्जत दोनों का सोचें। नरमी से अंगूठियों वाला हाथ नुदरत के फरबी माइल कमलाए हुए हाथों पर रखा। नुदरत ने आंखें उठाकर तशक्कुर से उसको देखा। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, मौका देखकर फारिस से बात करती हूँ। अब आपको ही कुछ करके इसका खानदान और इसको खानदान वालों की नज़र में दोबारा सुरखरू करना है, क्योंकि अब जुमर तो एक से नहीं कहेगी ना कि उसको फारस की बेगुनाही का यकीन आ गया है। सरसरी सा कहते हुए वो मोबाइल निकालकर मिस्ड कॉल चेक करने लगी। नुदरत ने बेहद चौंक कर उसे देखा। जुमर ने ऐसा कब कहा? ऐसा क्या मतलब? जवाहिरात ने उल्टा हैरत से उसको देखा। जज ने इसको बरी कर दिया। जुमर कानून से वाकिफ है, वो भी कन्वेंस हो गई है कि फारिस बेगुनाह है। मेरे पूछने पे इसने खुद एतराफ़ किया था। क्या फारिस पे शक करने की वजह क्या रह जाती है? नुदरत ने आधी बात समझते हुए बाकी आधी पे उलझते हुए सर हिलाया। उनका ख्याल था जुमर अभी तक अपने बयान पर कायम है, मगर शायद वो बदल रही थी। जवाहिरात ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी और मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। मुझे देर हो रही है। अरे आप बैठे ना, जुनैद स्नैक्स ला रहा है। वो जल्दी से मुड़कर जुनैद को पुकारने लगी, मगर जवाहिरात ने उन्हें रोक दिया। मैं डाइट पर हूँ और रेस्टोरेंट के खाने में वैसे भी नहीं खाती, तकल्लुफ़ ना करें। नुदरत का जोश मान पड़ गया। खामोशी से सर हिला दिया। इस बात को मेरे और आपके दरमियान रहना चाहिए। अगर फारिस को इल्म हुआ तो वो मेरी जिद में मानते मानते भी इनकार ही करेगा। जी जी बिल्कुल, नुदरत समझ गई थी और अब वो उसे कार तक छोड़ने बाहर जा रही थी। जहन में बहुत से सवालिया निशान उभर कर आ रहे थे। जुमर जैसी लड़की, जुमर पते की बात भी मुंह से निकल ही जाती है, कभी कभी कोई झूठी खबर सुनाते हुए। दोपहर अब सपहर में बदल रही थी। छोटे बागीचे वाले घर में खाना सैर होकर खा चुकने के बाद की गनूदगी फिजा पर छाई थी। हुनैन लाउंज में डाइजेस्ट लेकर सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ गई थी और सीम गोल में से बर्तन उठाते हुए खफकी से कह रहा था, कभी कोई काम भी कर लिया करो कट्टो। मगर वहाँ सुन कौन रहा था? फारिस हाथ धोकर इधर आया तो हन्ना हनूद रिसाला पढ़ने में मगन थी। दरवाज़ा लॉक कर लो, मैं जा रहा हूँ, अम्मी को बता देना, फिर आऊँगा। हन्ना ने रिसाला रखते हुए उसे देखा। पूरे आस्तीन की शर्ट और जीन में मलबूस फारस आंखों में काफ़ी उकताहट लिए बात करने के साथ कॉल भी मिला रहा था। भाई कहाँ है मामू? अपने कमरे में। वो राहदारी में आगे बढ़ते हुए मोबाइल कान से लगा रहा था। जिस वक्त वो बाहर निकला और हुनैन दरवाज़ा बंद करने लगी, फारस के अल्फाज समात में पड़े। यार स्टेफनी, किधर हो? अच्छा सुनो, एक बंदे को चेक करके। दरवाज़ा बंद हुआ तो आवाज़ का रास्ता रुक गया। वो लॉक करके वापस आई और भाई के कमरे के पास रुक गई। जरा हिचकिचाहट के साथ बंद दरवाजे को देखा, फिर दस्तक दी। वो जो कंप्यूटर चेयर पर बैठा मोबाइल पर नंबर मिला रहा था, चौंक कर सर उठाया और मोबाइल रखते हुए मुस्कुराया। आओ हन्ना, मैं तुम्हारे ही पास आने लगा था। मुझे आपको कुछ बताना है भाई। उंगलियां मरोड़ती हुनैन ने खुश्क होते गले के साथ अल्फाज जमा किए। कैसा लगेगा कहना, मैं चीटिंग करते हुए पकड़ी गई थी और फिर मैंने हाशिम भाई को बुलाया। दोनों फिक्रों में से किस फिक्रे पर उसका एतबार टूटेगा? जाहिर है पहले पे। हाशिम को किसी और चीज़ के लिए बुलाया होता तो खैर थी, मगर चीटिंग वो कैसे बताए? हाँ बोलो। वो मुतवज्जा होकर सुन रहा था। हुनैन ने लब खोले, फिर एकदम ख्याल आया। आप मेरे पास क्यों आने लगे थे? वो मुझे काम था, कहते हुए उसने लैपटॉप के साथ रखी फ्लैश ड्राइव उठाई, लबों पर जुबान फेरी और हिम्मत मुज्तमा करते हुए चेहरा उठाया, फीका सा मुस्कुराया। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स में डिक्रैप्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर एहतियात से तोल तोल कर अल्फाज अदा किए। ये मेरी काबिलियत से ऊपर की चीज़ थी। मैं इसको ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाया और फाइल करप्ट हो गई है। क्या तुम किसी तरह इसे रिकवर करने में
मेरी मदद कर सकती हो? हुनैन पलक झपके बगैर चंद सानिया फ्लैश को देखती रही, फिर नजरें उठाई। आंखों में सदमा और खफकी दर आई थी। हन्ना प्लीज, बस थोड़ी सी हेल्प कर दो। हुनैन की गर्दन नफी में हिली। वो 2 कदम पीछे हटी। शिकवा कुना आंखें बदस्तूर शादी पर जमी थी। किसी के डॉक्यूमेंट्स को आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसका ताल्लुक आपके ऑफिस से है या नहीं मुझे नहीं पता, मगर यह गलत है, गैर कानूनी है और मैं ऐसे काम नहीं करती। सादी ने गहरी सांस खारिज करके आंखें बंद की, फिर खोली तो वो चौखट तक पीछे हट चुकी थी। हमारा मसीहा सिर्फ एक शख्स होता है और वो हम खुद होते हैं। तुम कभी भी इस फेज से नहीं निकलोगी अगर तुम अपनी मदद खुद नहीं करोगी। मैं किसी फेज में नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, पहले जैसी। सब सादी ने नफी में सर हिलाया, फ्लैश रखी, उठकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो अभी तक अबरू भींचे उसे देख रही थी। तुम बदल गई हो। एक वक्त था तुम हमारे खानदान का सबसे पुरएतमाद और बोल्ड बच्चा थी। अब तो तुमने खुद को बिल्कुल आम लड़कियों जैसा बना लिया है। हुनैन के चेहरे पे तारीख सा साया लहराया, मगर वो गर्दन अकड़ा कर बोली, मैं नहीं बदली और मैं इन सब में आपकी मदद नहीं करूंगी। ये गैर कानूनी है। हाँ, सारे कानूनदान मेरे ही खानदान में पैदा होने थे। वो सिर्फ सोच कर रह गया, क्योंकि हुन्ना अब मुड़कर जा रही थी। उसके कान सुर्ख थे और आंखों में शदीद बेबसी भरा गुस्सा। भाई जानता था वो अब कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करती। उसने 1.5 साल पहले लाउंज की कंप्यूटर चेयर भाई के कमरे में शिफ्ट कर दी थी। कंप्यूटर अच्छे नहीं होते और इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सो वो किसी तरह ऐसी बात कह सकता था। किस तरह कहा उसने? पता है आज मुझे दुमन ने क्या कहा? वो जाते जाते रुकी। ये कि उन्हें मामू की बेगुनाही का यकीन आ गया है। वो अपने तमाम इल्ज़ामात वापस लेती हैं। वो कहते हुए खुद भी उलझा था, कुछ खटक रहा था। हुनैन झटके से वापस मुड़ी। ये फुप्पो ने कहा। सादी ने अस्पात में सर हिलाया। हुनैन के लब भींच गए, आंखों में नागवारी दर आई। तो आपने आगे से क्या कहा? मैं क्या कहता? कम से कम इतना तो पूछ सकते थे कि वो झूठ क्यों बोल रही हैं। झूठ? सादी को धचका लगा। वो झूठ बोल रही हैं। वो इतनी जल्दी और इतने आराम से अपना जहन नहीं बदलती। मैं उनको जानती हूँ। जुमर झूठ नहीं बोलती। ओके, मगर वकील हैं, उन्होंने अल्फाज का मोहतात चुनाव किया होगा। यकीनन वो अदाकारी कर रही हैं। तुम इतनी जल्दी इनके बारे में इतनी मनफी क्यों हो जाती हो हन्ना? क्या पता उनको वाकई। उसे दुख हुआ। मैं उनको जानती हूँ। वो बगैर किसी वजह के इतनी बड़ी बात नहीं कह सकती। पता नहीं वो क्या सोच रही हैं। वो नागवारी और गुस्से से कहती बाहर निकल गई। सादी ने अफसोस से सर झटका। वो दोनों इसको जितनी प्यारी थी इतनी ही एक दूसरे से दूर थी। वो बेदिली से वापस कुर्सी पर ढैसा गया। 2 उंगलियों में फ्लैश उठाकर देखी। आज 8वां दिन था नाकामी का। अब वो क्या करे? कैसे सबूत लेकर फारस और जुमर के पास जाए? इसके पास इंतकाम और इंसाफ का एक मंसूबा था, मगर इसको फारस और जुमर की मदद चाहिए थी। अकेली चूंटी कुछ नहीं कर सकती। बाहर हुनैन बुड़बुड़ाती हुई वापस सोफे पर धप से आ बैठी। ऐसे बैठती हो, लगता है जलजला आ रहा है। करीब बैठे सीम ने रिसाले से सर निकालकर नागवारी से तबसरा किया, मगर उसने सुने बगैर सर झटका। फिर जहन की रो भटक गई। गुस्सा उदासी में बदल गया। सीम, एक बात बताओ, उसने खोए खोए लहजे से पुकारा। क्या मैं वाकई बदल गई हूँ? कब से? वो हैरान हुआ। 1.5 साल पहले से, उसने सोचा, मगर सीम को क्या बताए? जब से मैंने बीए में एडमिशन लिया है। हाँ, वो सोचने लगा। नहीं तो अब भी तुम इतना ही खाती हो, वैसे ही मजाक करती हो, मेरे साथ उसी तरह लड़ती हो, और जब मेरे दोस्त मुझे कुछ कहें तो उनसे लड़ने भी इसी तरह पहुंच जाती हो। तुम तो वैसी ही हो। अच्छा? वो हल्का सा हंसी। सीम पे थोड़ा सा प्यार आया, मगर जाहिर किए बिना उसने कुशन उठाकर गोद में रखा और इधर उधर हाथ मारा। रिसाला गायब। वो हैरत और परेशानी से उठकर ढूंढने लगी, फिर चौंक कर सीम को देखा। तुम डाइजेस्ट पढ़ रहे हो? किसने इजाजत दी तुम्हें? हाँ? लपक कर सोफे तले से जूता उठाया। आने दो आज अम्मी को। मैंने तुम्हारा हशन ना कराया तो देखना।
اس سے پہلے کہ وہ غصے سے اس پہ جھپٹتی سیم چھلانگ مار کر چوکٹ تک گیا اور پھر آگے غائب. ہنین ٹائش سے لال سرخ ہوتی جوتا لیے اس کے پیچھے بھاگی. یہ موٹا آلو آج نہیں بچے گا. لگا ہو دل تو خیالات کب بدلتے ہیں، یہ انقلاب تو ایک بے دلی میں ملتے ہیں. شام ایک ٹھنڈی سی چھایا کے ساتھ قصر کاردار پر اتری تھی. لاؤنج کی دیوار گھر فرانسیسی کھڑکیوں سے باہر کا سبزہ زار جھلک رہا تھا. کونے میں 2 کرسیاں ساتھ ساتھ رکھی تھیں. دونوں کے بازوؤں کے درمیان گلدستے والی چھوٹی میز تھی. ایک کرسی پہ جواہرات تھی. بال جوڑے میں کوہنی کرسی کی ہتھی پہ اور چہرے پہ مسکراہٹ لیے وہ اپنی مہمان کو دیکھ رہی تھی. وہ مہمانوں کو سامنے بٹھانے کے بجائے برابر کرسی پر بٹھایا کرتی. اسے گردن بائیں طرف موڑ کر مہمانوں کو دیکھنا زیادہ پسند تھا. گئے برسوں میں اسی کرسی پہ سادی اکثر آ بیٹھتا تھا. اب کبھی کبھی ادھر زمر ہوتی. آج بھی وہی تھی. کپ کے منہ پر انگلی پھیرتی وہ ٹانگ پہ ٹانگ جگائے سنجیدگی سے بیٹھی، بنا مسکراہٹ کے بھوری آنکھیں اور کیچر میں ہاف بال باندھے گھنگریالے بال باندھے جو سمیٹ کر ایک طرف کر دیے تھے. دوپٹہ گردن میں لپیٹ کر دونوں پلو سامنے کر رکھے تھے. کیا تم پچھتا رہی ہو؟ جواہرات اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی. ہرگز نہیں، میں ذہنی طور پر تیار ہوں. یہ اذیت ناک ہوگا. جسے نفرت کی جائے اس سے شادی. جواہرات نے جھرجھری لے کر انگلی سے گال تک آئے بال ہٹائے. زمر نے کپ اٹھا کر گھونٹ بھرا. میں بہت اذیت سے گزری ہوں اور سب سے زیادہ تکلیف وہ بے اعتباری تھی. کپ نیچے کر کے وہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی. یہاں سبزہ دار دکھائی دیتا. انیکسی عقبی طرف تھی، ادھر دکھائی نہیں دیتی. اس وقت کسی نے بھی میرا اعتبار نہیں کیا، مگر اب کریں گے. تم اپنے رشتہ داروں کے دباؤ کی وجہ سے اس کا کیس لینے سے انکار نہ کرتی تو آج وہ جیل میں ہوتا. بات رشتہ داروں کی نہیں ہے. میں ایک پبلک پروسیکیوشن میں ذاتی انات کو نہیں لا سکتی تھی. یہ ذاتی جنگ نہیں تھی. وہ کھڑکی سے نظر ہٹا کر جواہرات کو دیکھتے ہوئے تلخی سے بولی. وہ ایک وائف کلر تھا، سیریل کلر. اس نے مجھے استعمال کیا. پہلی دفعہ جب مجھ پہ گولی چلائی، 1.5 دفعہ 1.5 سال پہلے. دوسری دفعہ 1.5 سال پہلے جب اس نے میرے کاندھے پہ پیر رکھ کر رہائی حاصل کرنا چاہی. یہ قانونی جنگ تھی. صرف ایک تسلی تھی مجھے کہ فارس کا میں نے کچھ نہیں بگاڑا تھا. میں بے گناہ تھی مگر نہیں. آخری تک خود اندر اتار کر اس نے کپ پچ پر رکھا. وہ مجھ سے انتقام لے رہا تھا. یہ آغاز سے ہی ذاتی جنگ تھی. شروع اس نے کی، ختم میں کروں گی. اس نے آگے ہو کر پیالی واپس ٹرالی میں رکھ دی. مگر تم کرو گی کیا؟ شادی کر کے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں مسز کاردار. زمر نے گہری سانس خارج کی اور نفی میں سر ہلایا. میں اور آپ محرم راز نہیں ہیں. میں نے مدد مانگی تھی، لاہے عمل بتانے کا وعدہ نہیں کیا تھا. جواہرات نے مسکرا کر سر جھٹکا. تم یہ کہہ رہی ہو تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے. مدد کی حد تک جی ہے، مگر اپنے پلانس میں خود تک محدود رکھتی ہوں. وہ سرد سا مسکرائی. جواہرات نے اسپات میں گردن کو جنبش دی. تمہاری مرضی. بہرحال میں اپنا وعدہ پورا کروں گی. تم نے اس سے شادی کرنی ہے، میں کروا دوں گی اور کل میں تمہارے والد سے ملنے آؤں گی. شیور. اس نے کاندھے اچکا دیے. کیا تم جاننا چاہتی ہو میں یہ کیسے کروں گی؟ نہیں، میں قدرتی طریقے سے حیران ہونا پسند کروں گی. وہ رکی. آپ کو اس سے کیا ملے گا؟ کس سے؟ ہم دونوں جانتے ہیں آپ میری مدد اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کبھی میرا ساتھ نہ دیتی. جواہرات ہلکا سا ہنسی. فارس کے قانونی شیئرز ہیں ہماری جائیداد میں. جب تک وہ دوسری چیزوں میں الجھا رہے میرا کاروبار محفوظ رہے گا. مگر تم یہ جانتی ہو میں تمہیں استعمال کر رہی ہوں تو میرا ساتھ کیوں دے رہی ہو؟ تاکہ آپ کو واپس استعمال کر سکوں. وہ مسکرا کر اٹھی. پرس کی اسٹریپ کاندھے پر لٹکائی. آخری بات جو مجھے کہنی تھی کہ میں تیار ہوں. میں بھی. ایئر رنگ پر انگلی پھیرتے ہوئے جواہرات مسکرائی. اس کے جانے کے بعد اسی کرسی پر بیٹھے جواہرات نے موبائل پر نمبر ڈائل کیا یوسف خان صاحب کا. السلام علیکم. وہ کافی دیر بعد فون اٹھا پائے. وعلیکم السلام یوسف صاحب. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ کا شکر ہے. وہ چند رسمی فقروں کے بعد کہنے لگی.
آپ نے 2-2.5 ماہ قبل مجھے کال کر کے کہا تھا میں زمر کو سمجھاؤں تاکہ وہ شادی کر لے۔ جی، میں یہ ہر اس شخص سے کہتا ہوں جو زمر کے قریب ہو، وہ سنجیدہ اور قدرے خشک لہجے میں بولے۔ جواہرات کا ٹاکس کو مسلطہ ہاتھ رکا، ارادہ کیا، سوچا اگر آپ میرے گارڈ کی اس نیکلس کی تلاشی والی بات پہ ہم سے خفا ہیں تو میں معذرت کرتی ہوں، وہ سب ایک غلط فہمی تھی۔ نہیں، کوئی بات نہیں، اوکے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی، کل رات فنکشن میں میری زمر سے بات ہوئی تھی، میں نے اسے بہت سمجھایا ہے، امید ہے وہ جلد مان جائے گی۔ اب کے بڑے ابا چونکے، تو آپ نے بات کی زمر سے؟ جی، میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا تھا، بس موقع کل رات ملا۔ اچھا، ان کے لہجے کی سرد مہری زائل ہونے لگی۔ زمر نے مجھ سے صبح بات کی تھی، وہ شادی کے لیے رضامند ہے۔ گڈ، مگر مجھے حیرت نہیں ہے، میں ناکام نہیں ہوا کرتی۔ آپ کا شکریہ مسز کاردار، مائی پلیجر۔ مسکراتے ہوئے بدستور ایئر رنگ پر انگلی پھیرتے وہ کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی۔ کوئی رشتہ ڈھونڈا آپ نے؟ نہیں، ابھی تو ندرت سے بات کی ہے، وہ شاید کوئی بتائے۔ اوکے، میں نے بھی چند ایک لوگوں سے کہہ رکھا تھا، 2 رشتے ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ تفصیلات جاننا چاہیں گے؟ جی جی، بتائیے۔ بڑے ابا بامشکل اپنی آواز کی ضعیف خوشی چھپا پا رہے تھے۔ ایک سیشن کورٹ کے جج صاحب کا رشتہ ہے، بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے اور 3 بچے بورڈنگ میں پڑھتے ہیں۔ ذرا دیر کو وقفہ دیا، بڑے ابا کی لائن خاموش تھی۔ دوسرا رشتہ میرے کمپنی کے ایک عہدیدار کا ہے، پہلی شادی کم عمری میں ہوئی تھی، وہ بیوی اور اس سے پیدا ہوئے 2 بیٹے گاؤں میں رہتے ہیں۔ وہ صاحب خود اسی شہر میں ہے، اکیلا اچھا گھر ہے، عمر ذرا زیادہ ہے، شاید 50 سے اوپر۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ جی ہاں، ان کی آواز بدقت نکلی اور اس میں تکلیف بھی تھی۔ یوسف صاحب، حقیقت پسندی سے کام لیجیے۔ آپ کی بیٹی 30-32 سال کی ہے، اس کے گردے ضائع ہو چکے ہیں، بیمار ہے۔ ایسے میں کوئی نوجوان خوبصورت لڑکے کا رشتہ ملنا معجزہ ہوگا، اور معجزے کم ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، مگر وہ خود ہی رک گئے، کیا کہیں اب؟ ہاں، ایک شخص اور بھی ہے، ہاشم کی عمر کا ہے، ہینڈسم بھی ہے۔ پہلی بیوی مر چکی ہے، مگر کیا؟ بڑے ابا تیزی سے بولے۔ امید کی کرن چمکی۔ مگر آپ کی کیا گارنٹی آپ اس سے شاید رشتہ نہ ہی کریں؟ اس نے ذرا سا وقفہ دیا۔ بڑے ابا بے چینی سے منتظر تھے۔ میں فارس کی بات کر رہی ہوں۔ اور بڑے ابا کو اتوار کے اس گرم دن میں لگنے والا یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ فارس؟ وہ اٹکے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ندرت آج کل فارس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں، تو آپ اس سے زمر کی بات کیوں نہیں کر لیتے؟ اس سے اچھا آپشن آپ کو نہیں ملنے والا۔ مگر فارس کے لیے زمر؟ کیا زمر؟ اسے عدالت نے بری کیا ہے، اور اب زمر اس کو مورد الزام ٹھہرانا چھوڑ چکی ہے۔ پرانی باتوں کو بھولیے، اس نے خفگی سے ٹوکا۔ مسز کاردار، آپ سمجھ نہیں رہی ہیں۔ فارس کا وہ ابھی رہا ہو کر آیا ہے، وہ خود مسئلوں میں گھرا ہے۔ ایسے میں آپ نے پہلے بھی اس کے رشتے سے انکار کر دیا تھا، تب کیا وجہ تھی؟ وہ چپ ہو گئے۔ آپ شاید اس کو ہمیشہ سے اپنی بیٹی سے کمتر سمجھتے رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے وہ پسند ہے، مگر وہ خود نہیں مانے گا، زمر بھی نہیں مانے گی۔ آپ مان جائیں تو وہ بھی مان جائیں گے، زمر کبھی نہیں مانے گی، وہ تو اس کا ہمارے گھر آنا بھی برداشت نہیں کرتی۔ وہ تو شادی کے لیے بھی نہیں مانتی تھی، میں نے منا لیا نا۔ بہرحال میں فارس کے ساتھ 2-4 روز میں آپ کی طرف چکر لگاؤں گی۔ آپ تینوں رشتوں کے بارے میں سوچ لیں۔ تینوں بچوں کے باپ جج، 55 سالہ کمپنی عہدیدار یا فارس، اور اگر تینوں نہیں قبول تو اس دفعہ اپنی بیٹی کے مجرم آپ ہوں گے۔ ٹیک کیئر۔ مسکراتے ہوئے فون رکھ دیا اور بڑی طمانینت سے کھڑکی کے باہر سبزہ زار کو دیکھنے لگی، جہاں فیونا اپنی نگرانی میں ملازموں سے گملے رکھوا رہی تھی۔ جواہرات کو موسم زیادہ خوشگوار لگنے لگا، سب ٹھیک جا رہا تھا۔ خدایا تیرے دم سے اپنا گھر اب تک سلامت ہے، وگرنہ دوست اور دشمن ہمارے ایک جیسے ہیں۔ رات کھانے کے بعد وہ چھوٹے باغیچے والے گھر سے باہر نکل آیا۔
सड़क किनारे चलते कानों में सफ़ेद हैंड फ्री लगाकर वो मोबाइल को हाथों में पकड़े नंबर मिला रहा था। सादी, तुम्हारी हाशिम से बात हुई? शहरीन ने कॉल उठाते साथ पूछा। एयरफोन में गूंजती उसकी आवाज़ में शदीद इज़्तिराब था। क्यों ना पहले आप मुझे बताएं कि आपकी हाशिम भाई से क्या बात हुई? वो सख्ती और दुरुस्ती से कहता कदम कदम चलता जा रहा था। मेरी बात? क्या मतलब? आपने उनको बता दिया कि मैंने उनसे वो चुराया है जो उन्होंने हमसे चुराया था। मैंने ऐसे नहीं कहा। वो अटकी। वो मुझ पर चिल्ला रहा था, मुझे धमकी दे रहा था। मुझे मालूम भी नहीं मैं क्या कहती गई, बल्कि मैंने तो ये कहा भी नहीं कि तुमने। मगर आपने मेरी बात तो दोहरा दी ना उनके सामने। तय से उसकी आवाज़ बुलंद थी। उससे क्या होता है? इससे यह होता है कि मैंने पहली दफ़ा आप पर एतबार करके गलती की। बल्कि नहीं, एतबार तो इस दफ़ा भी नहीं किया था, बस काम कहकर गलती की। और इससे भी ये भी होता है शहरीन बेगम, आज से आप अकेली हैं। मुझे रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है कि सोनिया आपके साथ जाए या नहीं, इसलिए आप अपनी तमाम जंगें अकेले लड़ेंगी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे इस काम में फंसाया और मैं आपके इससे बड़े काम कर चुका हूँ। और ये काम मैंने आपको इसलिए दिया कि आप भी हाशिम भाई से इंतकाम लेना चाहती थी। कम से कम कहती तो यही हैं आप। लेकिन आज से हम एक टीम नहीं हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। ज़ोर से सुर्ख बटन दबाकर कॉल काटी। आंखों में शदीद खफकी और गुस्सा लिए वो वापस घर की तरफ पलट गया। शहरीन की 3-4 कॉल्स आईं, उसने सब काट दी। फिर तंग आकर फ़ोन साइलेंट पर लगा दिया। वापस अंदर आया तो अम्मी खामोश सी लाउंज में बैठी थी। टीवी चल रहा था। हुनैन पाँव ऊपर करके बैठी, हथेलियों पे चेहरा गिराए शौक से ड्रामा देख रही थी। अब वो सिर्फ वही ड्रामे देखती थी जो टीवी पे लगते थे। अम्मी अलबत्ता किसी गहरी सोच में थी। वो एयरफोन्स उतारते हुए नुदरत के साथ धप से सोफे पर गिरा। वो फिर भी नहीं चौंकी। सादी ने पलकें सुकेड़कर गौर से उनको देखा। नुदरत बहन, परेशान लग रही हैं आप? मासूमियत से पूछा। उन्होंने खफकी से इसको देखा। कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, बताइए, मैं हल करता हूँ अभी आपका मसला। वो संजीदा होकर बैठा। मैं सोच रही हूँ फारिस की शादी कर देनी चाहिए। हुनैन और सादी दोनों ने चौंक कर उन्हें देखा। वो सोच सोच कर बोल रही थी। मुन्ना के माथे पर बल पड़े। मामू की शादी? मगर अम्मी, वो अभी तो बाहर आए हैं, इनको सांस तो लेने दें। हुनैन ठीक कह रही है अम्मी, वो पहले ही दूसरे चक्रों में हैं, उनको भी तंग ना करें। चुप करो तुम दोनों, पता नहीं चलता है किस बात का, और माँ को मशवरा दे रहे हैं। वो खफगी से कहकर उठ गई और मेज पे रखे बर्तन उठाकर किचन में ले गई। जब वो वापस आई तो दोनों भूल भाल कर टीवी देख रहे थे। बड़े अब्बा का फ़ोन आया था। कह रहे थे जुमर शादी के लिए मान गई है। फंक्शन में जाने और रिश्तेदारों से मिलने का इस पे मुस्बत असर हुआ है। वो कुशन ठीक करके रखती सरसरी अंदाज में बताने लगी। हुनैन और सादी ने एक दूसरे को देखा। अच्छी बात है ना? नुदरत ने फालतू कुशन उठाकर बेडरूम की तरफ जाते हुए पूछा। जी, हुनैन बेजारी से कहकर वापस टीवी देखने लगी। जी, सादी अलबत्ता धीमा सा बोला। चाहने के बावजूद वो खुश नहीं हो सका। कहीं कुछ गलत था। मैं दोस्तों के एक इम्तिहान से गुजरा हूँ, बिखर गया हूँ, कई रास्ते बनाता हुआ। कसरे कारदार पे अगली सुबह पहले से भी गर्म तुलू हुई। हाशिम बरामदे के स्टेप उतरता नीचे खड़ी कार की तरफ जा रहा था। शोफर के सलाम का स्पाट चेहरे और सर के खम से जवाब देता वो अंदर बैठा तो शोफर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जवाहिरात ने सतून के साथ खड़ी ये मंजर देखा, यहाँ तक कि उसकी कार रोश पर चलती गेट पार कर गई। मैम, कार तैयार है। फियोना ने सामने खड़ी कार के बारे में याद दहानी कराते हुए उसे पुकारा, जो गर्दन में मोतियों की लड़ी पर उंगली फेर रही थी। बाल जूड़े में बांधे और लंबी कमीज पर सफ़ेद फिट मिनी कोट पहने वो सोच में गुम खड़ी थी। फिर यकायक जीने उतरने लगी। फयूना पीछे आई तो जवाहिरात रुकी, घूर कर उसे देखा। फयूना के कदम मुंजमद हो गए। वो फौरन सर झुकाकर पीछे हो गई। जवाहिरात जीने उतरी, सब्जादार अबूर किया, घूम कर घर के अकब में आई।
सब्ज पहाड़ी यहाँ नशे में ढल जाती। वो कदम कदम उतरती नीचे इनेक्सी तक आई। दरवाज़ा खटखटाया। चंद ही लम्हों में वो खुला तो फारिस नजर आया। वो ट्राउज़र और पूरी आस्तीन की टी शर्ट में मलबूस था। काफ़ी पहले का उठा हुआ लगता था। उसे देखकर आंखें सुकेड़ी छंबे से पीछे हुआ। आइए, सुबह बखैर। वो मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई। बारीक कील से चलती राहदारी अबूर करके लिविंग रूम में आई, जिसके साथ ओपन किचन था। घूमकर एतराफ़ का जायजा लिया। घर को काफ़ी रेवोनेशन की ज़रूरत है और सफाई की भी। तुम इजाज़त दो तो मैं फियोना को भेज दिया करूं। किचन काउंटर के साथ टेक लगाकर खड़े उसने फारस को मुखातिब किया। ज़रूरत नहीं। वो आगे आया, चाय तले आंच बंद की और ऊपर कैबिनेट से शीशे का गिलास निकाला। दत्ताशा के जहेज के बर्तन, जिनसे अक्सर डब्बा पैक ही थे। गिलास नल से धोया और उल्टा कर स्टैंड पे रखा। फिर फ्रिज तक आया। जवाहरात सीने पर बाजू लपेटे, एक हाथ बदस्तूर गर्दन के मोतियों पर फेरती मुस्कुराकर उसे देखती रही। एक काम था तुमसे। दोपहर को मुझे दुमर के घर ले जाओगे? फ्रिज से जूस का डब्बा निकालता फारस चंद लम्हे भर को रुका। फिर दरवाज़ा बंद करता काउंटर तक आया। चेहरा वैसे ही सपाट रहा। क्यों? ड्राइवर कहाँ गया आपका? तुम्हें मेरा ड्राइवर बनने पर एतराज़ है क्या? नहीं, मुझे कहीं काम से जाना है दोपहर में। वो शीशे के गिलास में जूस का डब्बा उंडेल रहा था। नारंगी रंग से गिलास भरता गया। किधर जाना है? एक दोस्त से मिलने। ये तो और भी अच्छी बात है। जाते हुए मुझे ड्रॉप कर देना और वापसी पे पिक कर लेना। फारस ने गिलास उसे पेश किया तो उसने पकड़ते हुए शाने उचकाकर गोया बात ख़त्म कर दी। जी ठीक। वो मुड़कर चूल्हे तक आया। मग में अपनी चाय उंडेलने लगा। मैंने यूसुफ साहब को बताया था तुम मेरे साथ आओगे। वो चाहते हैं तुम और मैं खाना उनके साथ खाएं। काफ़ी खुश हुए तुम्हारा सुनकर। फारिस ने चौंक कर उसे देखा और केतली वापस चूल्हे पर रखी। आप यूसुफ साहब से मिलने जा रही हैं? जूस का घूंट भरकर मुस्कुराई। जुमर के रिश्ते के लिए उन्होंने मुझे कह रखा था। 2 प्रपोजल हैं, वही बताने हैं उन्हें। वो मुकाबिल काउंटर से टेक लगाकर खड़ा था। नजरें चाय पे झुकाते एक घूंट भरा। बोला कुछ नहीं, अलबत्ता अंदाज सुस्त था। जवाहरात उसकी आंखों पे निगाहें जमाई थी। एक जज का है, उम्र 50 साल से ज़रा ऊपर, पहली बीवी को तलाक दे चुका है, 3 बच्चे भी हैं। दूसरा मेरी कंपनी में मुलाजिम है, उम्र उसकी भी इतनी ही है, मगर पहली बीवी और बच्चे गांव में रहते हैं। कहकर उसने अपने हलक में शीरी घूंट उंडेला और फारस ने कड़वा घूंट। दोनों ने अपने अपने जाम नीचे किए तो इनेक्सी में खामोशी छा गई। तुम्हें तो मालूम है जुमर के वालिद बीमार रहते हैं। अपनी बेटी की बहुत फिक्र है उनको। वो है भी गुर्दे की मरीज। जाने कब तक ये अतियाशुदा गुर्दा चल जाए। फारस ने कुछ नहीं कहा। एक घूंट मजीद भरा। जवाहरात ने कदरे बेचैनी से इसकी आंखें देखी। तुम्हें शायद मेरी बात में दिलचस्पी नहीं है। ओह, ये मत कहना कि तुम अभी तक जुमर से पुराना बुग़्ज़ पाले हुए हो। अब तो वो तुम्हारे खिलाफ बयान वापस ले चुकी है, अब तो भूल जाओ। फारस ने चौंक कर उसे देखा। जवाहरात ने मसनूई हैरत खुद पर तारी की। ओह, तुम्हें नहीं मालूम था? जज ने तुम्हें बरी कर दिया तो उसने भी तुम्हारे बारे में कही हर बात वापस ले ली। उसके वालिद, नुसरत, सादी, सबके आगे कही उसने ये बात कि वो अब तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगी। इसीलिए उसने पिछले हफ्ते मुझे अपने घर से निकाला था। वो संजीदा तलखी से बोला।